प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको हर बार मिलता आया है, हर बार मिलता आया था और हर बार मिलता रहेगा। दोस्तों आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, और भाई सबसे बड़ी बात है केस स्टडी भी हाथों हाथ करा दूंगा कि इसकी हर प्रिंसिपल की केस स्टडी किस फॉर्म में आती है, किस तरह की लैंग्वेज से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाला प्रिंसिपल है, सब कुछ कवर करेंगे दोस्तों इसी वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इंश्योरेंस से मीनिंग से रिलेटेड। इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। इंश्योरर का मतलब है कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योर्ड का मतलब है इंसान, मतलब मैं आप हम सभी इंसान इंश्योर्ड कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें इंश्योरर इंश्योर्ड को प्रॉमिस करता है, मतलब कंपनी जो है वो हमें प्रॉमिस कर रही है कि अगर कोई भी एक इवेंट हो जाता है, जिस इवेंट के लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, अगर वो इवेंट हो गया तो आपको क्लेम मिल जाएगा। बदले में आपको क्या देना है? आपको हर महीने, हर क्वार्टरली, हर हाफ ईयरली या हर एनुअली कुछ प्रीमियम का अमाउंट देना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है कि इंश्योर्ड हर महीने, हर 3 महीने में, हर 4 महीने में, हर 6 महीने में या हर साल एक अमाउंट प्रीमियम के रूप में इंश्योरेंस कंपनी को देता है, और बदले में इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि अगर वो इवेंट हो गया जिस इवेंट के लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, मान लीजिए आपने पॉलिसी ले रखी है फायर की, आपने पॉलिसी ले रखी है थेफ्ट की, आपने पॉलिसी ले रखी है मरीन की, या कोई भी पॉलिसी ले रखी है, अगर वो इवेंट हो जाता है किसी प्रॉपर्टी पर, जिस भी प्रॉपर्टी पर आपने इंश्योरेंस ले रखा है फायर का, उस प्रॉपर्टी पर आग लग गई तो आपको क्लेम मिल जाएगा उस गुड का, उस व्हीकल का जिसका इंश्योरेंस आपने करा रखा है। अगर उस व्हीकल की थेफ्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो आपको क्लेम मिल जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये पॉलिसी एग्रीमेंट जो इंश्योरर मतलब कंपनी और इंश्योर्ड मतलब इंसान के बीच में हो रहा है दोस्तों, इसी का नाम है इंश्योरेंस। अब बात करते हैं इस इंश्योरेंस के पूरे 7 प्रिंसिपल की, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। सबसे पहला प्रिंसिपल आ गया जिसका नाम है अटमोस्ट गुड फेथ। क्या नाम है? अटमोस्ट गुड फेथ। ध्यान रखिए, चलिए अटमोस्ट गुड फेथ कहता है कुछ छुपाना नहीं है, ठीक है। जो भी है दिल में वो चुपचाप बोल डालो, बंद दरवाजों को खोल डालो, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें क्लेम नहीं देगी। अगर पता चल गया कि तुमने कुछ छुपाया है, तुमने कुछ घुमाया है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। उसके बाद घूमते रह जाना, घूमते रह जाना, घूमते रह जाना, और इस बात पे पछताना कि हे ईश्वर क्यों हमने छुपाया और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं आया। अगर आपकी बात कुछ छुपी रह गई तो क्लेम गया गया गया, मतलब क्लेम मिलने वाला नहीं है दोस्तों। अगर आपने कोई बात छुपाई तो आपको क्लेम मिलेगा नहीं, बिल्कुल भी। तो अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब एग्जांपल यही है, मान लीजिए एक इंश्योर्ड है, एक पर्सन है, उनको ऑलरेडी 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं, उन्होंने तीसरे हार्ट अटैक या चौथे हार्ट अटैक से पहले इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है, और ये नहीं बताया कि उन्हें ऑलरेडी 2 हार्ट अटैक्स आ चुके हैं, ठीक है। उन्होंने 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख जितने का भी इंश्योरेंस प्रीमियम था भर दिया और पॉलिसी ले ली कई करोड़ों की, ठीक है। उन्हें 3rd हार्ट अटैक आया, 4th आया, 5th आया, वगैरह वगैरह कुछ भी रहा, और उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि इनकी जो डेथ हुई है हार्ट अटैक की वजह से हुई है, और ऑलरेडी इनको 2 हार्ट अटैक आ चुके थे। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने वाली नहीं है बिल्कुल भी। इसका मतलब आपने छुपाई है बात। आपने क्यों छुपाई? अगर कोई भी इंसान कोई भी बात छुपाता है इंश्योरेंस कंपनी से और बाद में उसी वजह से उस इंसान को प्रॉब्लम आती है, उस वजह से वो इवेंट हो जाता है, तो आपको क्लेम मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। तो इट मीन्स both insurer and insured should be honest to each other. They should not hide any fact related to insurance policy. कुछ छुपाना नहीं इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड। If the insured hides something from insurer and later on the insurer come to know about it, then he can refuse to give the claim. भाई भैया अगर कंपनी को बाद में पता चला तो कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। ध्यान रख के चलना, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन नॉट हाइड इट्स फैक्ट रिलेटेड टू हिज एज से रिलेटेड, मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हैबिट से रिलेटेड। कुछ छुपाने का नहीं, सब कुछ बोल डालो, जल्दी जल्दी बोल डालो, बंद दरवाजों को खोल डालो और सब कुछ बोल डालो। कुछ छुपाना नहीं कंपनी से, नहीं तो कंपनी क्लेम नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी।
ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। एक केस स्टडी आ गया आपके सामने, पढ़ते हैं और पहचानते हैं कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, और किस बेसिस पर है वो भी पहचानेंगे। राधा took an insurance policy for her home without disclosing that the home is being used to house a catering business। राधा ने पॉलिसी ली लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताया कि जो होम है वो केटरिंग बिजनेस में यूज होता है। इसका मतलब है उसका कमर्शियल यूज हो रहा है, वहां पे खाना वगैरह बनता है, बहुत सारे गैस सिलेंडर वहां पर होते हैं। After few months, a gas cylinder explosion caused major damage to her property. Consequently, she filed a claim against the insurance company for compensation of loss. On investigating the matter, the insurance company discovered about the commercial use of home and refused to pay any claim। भाई सीधी सी बात है, आपने छुपाया क्यों कि आपका घर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वहां पे खाना वगैरह केटरिंग का बिजनेस हो रहा है, केटरिंग का सामान वगैरह बनता है, आपने छुपाया क्यों? और कंपनी को बाद में पता चला, कंपनी का हम क्लेम नहीं देंगे, आपने छुपाया इसलिए हमने आपका क्लेम दबाया, हम आपको क्लेम देने वाले नहीं है बिल्कुल भी। ये कौन सा प्रिंसिपल है दोस्तों? ये प्रिंसिपल है हमारा अटमोस्ट गुड फेथ, कुछ छुपाने का नहीं, सब कुछ बोल डालो, बंद दरवाजों को खोल डालो। फटाफट दूसरे क्वेश्चन की चलते हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमारा दूसरा प्रिंसिपल आ गया दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहता है मैं जिस चीज के लिए, जिस प्रॉपर्टी के लिए, जिस इंसान के लिए, जिस व्हीकल के लिए इंश्योरेंस ले रहा हूं, उस व्हीकल के साथ, उस पर्सन के साथ, उस प्रॉपर्टी के साथ मेरा कुछ पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए, कुछ ब्लड रिलेशन होना चाहिए इंसान के टर्म में, या फिर ऑनरशिप का रिलेशन होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी वगैरह है या व्हीकल वगैरह है तो ऑनरशिप का रिलेशन होना चाहिए। मैं किसी पराई सामान के लिए, पराई वस्तु के लिए, पराई चीज के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकता। पढ़ते हैं एक बारी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बेसिकली नो चीटिंग कैन बी डन। अ पर्सन कैन नॉट टेक अ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर अ स्ट्रेंजर। For example, a farmer will have insurable interest in his crop. The person will have insurable interest in the life of the spouse। जैसे एग्जांपल एक हस्बैंड वाइफ के लिए ले सकता है क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, उसकी वाइफ है, ऑब्वियसली बात है, उनका जन्मों जन्म का साथ है तो भाई पॉलिसी लेना अलाउड है। माँ बाप बच्चों के लिए ले सकते हैं, बच्चे माँ बाप के लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका उस पर्सन के साथ, उस प्रॉपर्टी के साथ, उस व्हीकल के साथ, हर एक चीज जिसके लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपके साथ जुड़ा होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी अननोन पर्सन के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों एक केस स्टडी की, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। सूरज इज द ओनर ऑफ टैक्सी कैब एंड ही गेट्स इट इंश्योर्ड बिकॉज ही इज गेटिंग इनकम फ्रॉम इट, बट इफ ही सेल्स इट ही विल नॉट हैव एनी कंसर्न लेफ्ट विद दिस टैक्सी कैब। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस विच इज एप्लीकेबल इन दिस केस। ओके, सूरज के पास एक टैक्सी है, उसने उस टैक्सी का इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है। सूरज कह रहा है अगर ये टैक्सी बेच देता हूं तो उसके बाद मुझे इस टैक्सी का इंश्योरेंस ले लेना, क्योंकि अब ऑनरशिप राइट ही चला गया। जब उसकी टैक्सी रही ही नहीं, जब उसके नाम पे टैक्सी नहीं आया तो टैक्सी को कुछ भी हो उसको फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। जब तक घर आपका है तब तक आपका है। जब आपने घर बेच दिया, वो घर किसी और को हो गया, अब उस घर के साथ आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। आपने पैसे ले लिए, पैसा हजम, रिश्ता खत्म, बस यही चल रहा और कुछ नहीं। इसी प्रिंसिपल का नाम है दोस्तों इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आप सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं जिनके साथ आपका कुछ नाता है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तीसरा हमारा प्रिंसिपल आता है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। भाई बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल है। इंडेमिनिटी प्रिंसिपल कहता है इंश्योरेंस का मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। इंश्योरेंस प्रॉफिट कमाने के लिए आप कर ही नहीं सकते, मतलब आप बीइंग इंश्योर्ड प्रॉफिट कमाने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेते। इंश्योरेंस का मेन पर्पस है, या इंश्योरेंस लेने का मेन पर्पस है कि आपको उसी फाइनेंशियल पोजीशन में वापस ला के रख देना जिस फाइनेंशियल पोजीशन में आप नुकसान से पहले थे। मतलब एग्जांपल लेके चलते हैं, आपके पास एक 5 करोड़ का एक गोडाउन है, ठीक है, उसके अंदर 5 करोड़ का माल है, ठीक है। आपको डर है यार ये 5 करोड़ का माल है, कहीं कुछ हो ना जाए, खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए, डर लगा रहता, आपने इंश्योरेंस करा लिया 5 करोड़ का, ठीक है। मिस हैपनिंग हो गई, फायर हो गई और सारा माल जितना था सब जल गया, ठीक है। अब आपको कितने का क्लेम मिलना चाहिए? 5 करोड़ का, क्योंकि माल कितने का था? 5 करोड़ का। तो देखो कंपनी ने आपको क्लेम दिया, भाई बिल्कुल जेन्युइन केस था, आपको क्लेम मिला। आप दोबारा से उसी फाइनेंशियल पोजीशन में आ गए जिस फाइनेंशियल पोजीशन में आप गोडाउन डिस्ट्रॉय होने से पहले थे, मतलब नुकसान से पहले जैसी कंडीशन में थे, तब भी आपके पास 5 करोड़ का माल था, अभी भी आपके पास 5 करोड़ पे है, मतलब वो माल आप वापस खरीद सकते हैं। मतलब आप दोबारा से उसी पोजीशन में आ गए जिस पोजीशन में आप पहले थे। आपके पास एक फोन है, फोन की कीमत है 40,000 रुपये, आपने इंश्योरेंस ले रखा है उसका, ठीक है। फोन टूट गया, चोरी हो गया या कुछ भी हुआ, आपने कंपनी को कहा भैया पैसे क्लेम, ऑब्वियस ही बात है, कंपनी ने आपको 40,000 रुपये दे दिए। तो फोन टूटने से पहले, चोरी होने से पहले भी फोन की जो भी कीमत थी, जितना भी इंटरेस्ट था आपका बेसिकली उसके अंदर इंडेमिनिटी के प्रिंसिपल के, जितनी उसकी वैल्यू थी उतनी वैल्यू आपको मिल गई।
तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इंश्योरेंस प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, बस आपको नुकसान से बचाने के लिए, कि अगर कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपको क्लेम मिल जाएगा और आप आराम से उस क्लेम को लेके अपना दोबारा से वो सामान लेना चाहे तो ले सकते हैं, ताकि आपको नुकसान ना हो बिल्कुल भी। लिखा गया है द प्रिंसिपल अप्लाइज ऑन फायर एंड मरीन इंश्योरेंस ओनली, नॉट ऑन लाइफ इंश्योरेंस। इट मीन्स दैट इंश्योरेंस इज नॉट डन फॉर मेकिंग प्रॉफिट। इंश्योरेंस जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इंश्योरेंस का मेन पर्पस है सिर्फ आपको उसी फाइनेंशियल पोजीशन में वापस लेकर आना जिस फाइनेंशियल पोजीशन में आप थे लॉस से पहले। या ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। एग्जांपल लिखा गया है द मोटिव ऑफ इंश्योरेंस इज टू ब्रिंग बैक इंश्योर्ड टू द सेम फाइनेंशियल पोजीशन इन विच ही वाज बिफोर द लॉस। दोबारा से लॉस की कंडीशन में आपको उभारना और वापस नॉर्मल कंडीशन पर लेकर आना दोस्तों, इसी का मेन पर्पस है इंश्योरेंस। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। एग्जांपल लिखा गया है अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1000 रुपए है और 1000 रुपए की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है आपकी, तो 1000 से ज्यादा आपको क्लेम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1000 रुपए है, 1000 का ही नुकसान हुआ तो 1000 ही मिलेंगे, उससे ज्यादा 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। एक केस स्टडी पढ़ते हैं इससे रिलेटेड। Lakshman Chauhan has purchased a bus for 40 lakh to be used as a private service vehicle. It was insured under the comprehensive insurance policy issued by an insurance company. The bus met with an accident for which insurance company was claimed. The insurance company appointed a surveyor who assessed the loss of 1,05,000 and this amount was paid to Lakshman Chauhan. भाई 1,05,000 रुपए का नुकसान हुआ था और 1,05,000 रुपए ही मिल गए। कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। भाई देखो, नुकसान से पहले आपके बस की वैल्यू कितनी थी? 40 लाख रुपए। नुकसान हुआ 1,05,000 रुपए का और आपको मिल गए 1,05,000 रुपए। ना कुछ गया ना कुछ आया, जितना नुकसान हुआ उतना नुकसान की भरपाई हो चुकी है। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रॉक्सिमेट कॉज, जिसको मैं कॉज एप्रॉक्सिमा कहता हूं। कॉज एप्रॉक्सिमा बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिस चीज की आपने पॉलिसी ले रखी है सिर्फ उसी के लिए आपको क्लेम मिलेगा, किसी और चीज के लिए आपको क्लेम नहीं मिलेगा। सिंपल भाषा में कहूं, मान लीजिए आपने गोडाउन के लिए एक पॉलिसी लिया और वो जो पॉलिसी है वो फायर इंश्योरेंस की है और आपके गोडाउन में पानी आ जाने की वजह से जितना भी माल था, जितना भी स्टॉक था, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, फिनिश हो गया। आपको क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ था कि अगर फायर लगती है या फायर से माल डिस्ट्रॉय होता है तभी क्लेम मिलेगा, नहीं तो क्लेम मिलने वाला नहीं है। ठीक है। और आपके जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए वो वाटर की वजह से हुआ है, मरीन की वजह से हुआ है, पानी की वजह से हुआ है, इसलिए आपको क्लेम मिलने वाला नहीं है बिल्कुल भी। तो जिस चीज का रीजन लिखा गया है पॉलिसी में उसी के लिए क्लेम मिलेगा, किसी और चीज के लिए क्लेम मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है दोस्तों। ध्यान रखे चलेंगे। द प्रिंसिपल सेज दैट द इंश्योरर विल कंपनसेट फॉर द लॉस कॉज बाय द रीजन मेंशन इन द इंश्योरेंस पॉलिसी ओनली. He is not going to compensate for any other reason. If a person has taken fire insurance policy on his goods and his goods are drawn into water, then he is not going to get any compensation. वही बताया मैंने आपको, अगर आग का ले रखा है इंश्योरेंस तो पानी से गुड्स डिस्ट्रॉय होने पर आपको क्लेम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, भूलेंगे बिल्कुल नहीं इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब चलते एक छोटी सी केस स्टडी की तरफ दोस्तों। अ कार्गो शिप आर इंश्योर्ड अगेंस्ट पेरिल्स ऑफ द सी through a marine insurance. While the consignment was being loaded onto the ship, some rats also crept along. During the voyage, the rat made holes in the ship. Consequently, the sea water entered into the ship and the cargo was damaged. A claim against was filed and was duly compensated by the insurance company. भाई सीधी सी बात है, चूहे भी साथ साथ चले गए रास्ते में और शिप को जितना भी था उसमें छेद कर दिया, जिस वजह से शिप को नुकसान हुआ, शिप डूब गया और उसके बाद उन्होंने क्लेम के लिए मांगा और उनको क्लेम मिल गया। सीधी सी बात है भाई, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी और मरीन इंश्योरेंस के अंदर पानी से अगर कोई भी नुकसान होता है और पानी के आने की वजह से नुकसान होता है, रीजन कुछ भी हो तो क्लेम मिलेगा, क्लेम मिल गया, सिंपल सी बात है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जिसका नाम है सबरोगेशन प्रिंसिपल। सबरोगेशन प्रिंसिपल कहता है कि एक बार आपको नुकसान हो गया, ठीक है, और आपने नुकसान को क्लेम भी कर लिया कंपनी से, तो जो नुकसान वाला सामान है, जो भी है, जितना भी माल आपका डिस्ट्रॉय फायर से, जितना भी बचा कुचा रह गया, कह सकते हैं जला हुआ, जितना भी रह गया, वो सारा का सारा माल कंपनी का हो जाएगा, आपका नहीं रहेगा। ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं छोटा सा। मान लीजिए आपने एक व्हीकल का इंश्योरेंस ले रखा है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और व्हीकल चोरी हो गया। ठीक है। आपने कंपनी को क्लेम करा, आपने कागज दे दिए कंपनी को, चाबी दे दी, सब कुछ कंपनी को दे दिया और आपने बदले में पैसे ले लिए, जितना भी क्लेम था 30,000, 40,000, 50,000 का आपने क्लेम ले लिया। अब अगर वो व्हीकल मिल जाता है तो आपके पास उस व्हीकल का ऑनरशिप राइट नहीं है। अब वो व्हीकल का ऑनरशिप राइट किसका हो गया? कंपनी का। अब वो व्हीकल आपका नहीं रहेगा, वो कंपनी का रहेगा। कंपनी उसको बेचे, कंपनी उसको खाए पिए, जो मर्जी करे, आपको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपने कंपनसेशन ले लिया है, आपका काम खत्म। अब आपका उस व्हीकल के साथ कोई नाता नहीं है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों।
According to this principle, after paying the compensation, the insurer will be the owner of the property for which he had compensated to the insured. भाई इंश्योर्ड को कंपनसेट करा जा चुका है, अब इंश्योरर मालिक है, आप मालिक नहीं हो। अब वो बाइक, वो कार, वो जो भी था, वो किसकी होगी? कंपनी की होगी। अब आपका उसके साथ कोई नाता नहीं, आपको पैसा मिल गया, आपका रिश्ता उस चीज के साथ खत्म हो चुका है। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। चलते हैं केस स्टडी की तरफ। Rashi takes a fire insurance policy for his new office. In a fire accident, his office is totally damaged. Insurance company paid the fully policy value to Rashi. Now Rashi can't sell the scrap to realize money from it. Instead, the insurance company will have the right over it. सीधी सी बात है, जितना भी जला हुआ माल था, कुछ लोहा था, एल्यूमिनियम था, जो भी ऑफिस में बचा, वो सबका सब माल कौन ले जाएगी? कंपनी। राशि के पास उसका अधिकार नहीं है कि उसको बेच के भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा ले, कुछ नहीं मिलेगा राशि को। राशि को कंपनसेशन मिल गया, बस खत्म, राशि का काम खत्म, राशि अब जो मर्जी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ये प्रिंसिपल था हमारा कौन सा? सब्रोगेशन, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन। बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल। कॉन्ट्रीब्यूशन कहता है कि आप एक चीज के लिए, एक पर्टिकुलर चीज के लिए 2, 3, 4, 5 कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते। आप सोचे कि प्रॉफिट कमा लें, मान लीजिए एक ही व्हीकल के लिए मैंने 4 इंश्योरेंस कंपनी से अलग अलग पॉलिसी ले ली, एक 50,000 की, दूसरी 50,000 की, तीसरी 50,000 की, चौथी भी 50,000 की। ठीक है, व्हीकल चोरी हो गया, मैं क्या, अरे 50,000 का व्हीकल चोरी हुआ, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से 50,000 ले लिए, सेकंड से भी 50,000 ले लिए, थर्ड से 50,000 ले लिए, फोर्थ से 50,000 ले लिए, 50,000 रुपये व्हीकल के बदले में मुझे मिल गए पूरे 2 लाख रुपए। मजे आ गए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको क्लेम एक से ही मिलेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल की सब कुछ उस कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा। इवन आरटीओ से भी ये मेंशन कर दिया जाएगा कि इस इंसान को इस व्हीकल के लिए क्लेम मिल चुका है और इसके अलावा कोई और क्लेम मिल ही नहीं सकता बिल्कुल भी। नहीं तो होगा क्या, अगर बाय चांस कंपनी को पता चल जाता है कि आपने 4 पॉलिसी ले रखी थी, तो चारों कंपनियां मिलकर आपको उतना ही अमाउंट कंपनसेट करेगी जितना टोटल करना था। मान लीजिए 50,000 रुपए टोटल मिलने थे, तो चारों कंपनियां मिलकर 50,000 रुपए देगी, अकेली को देने वाली नहीं है बिल्कुल भी। तो इसी प्रिंसिपल का नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन। लिखा गया अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, इफ द इंश्योर्ड हैव टेकन मोर देन 1 इंश्योरेंस पॉलिसी, देन द अमाउंट ऑफ लॉस विल बी गिवन बाय ऑल ऑफ देम बट इन प्रोपोर्शन ऑफ द लॉस ओनली। तो सारी कंपनियां अपने अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से अपना अपना हिस्सा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिला के दे देंगे। मिलेगा उतना जितने का नुकसान हुआ, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है दोस्तों। प्रॉफिट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, भूलना बिल्कुल नहीं आपको। ठीक है, इसका एक छोटा सा केस स्टडी देख के चलते हैं। रमन इंश्योर्स हिज प्रॉपर्टी वर्थ ₹12 करोड़ विद 2 इंश्योरर, AIG लिमिटेड एंड MetLife लिमिटेड फॉर 6 करोड़ एंड 6 करोड़। भाई 12 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 6 से ले लिया, 6 से ले लिया। ड्यू टू अर्थक्वेक द एक्चुअल डैमेज कॉस्ट टू रमन प्रॉपर्टी इज वर्थ ₹3 करोड़। ही फाइल्ड अ क्लेम ऑफ 3 करोड़ अगेंस्ट ईच ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। भाई टोटल नुकसान 3 करोड़ का हुआ और उसने 3-3 करोड़ दोनों से कहा कि 3-3 करोड़ दोनों दे दो। नहीं मिलने वाला भाई, नहीं होगा। कौन सा केस वायलेट हुआ है? केस जो वायलेट हुआ है दोस्तों वो है कॉन्ट्रीब्यूशन। फिलहाल उसको जो मिलेगा 1.5 करोड़ मिलेगा दोनों कंपनी से, AIG से 1.5 करोड़, MetLife से 1.5 करोड़, टोटल हो गया 3 करोड़ पे। तो मिलेंगे टोटल रमन को 3 करोड़ ही, और दोनों कंपनी मिलके देने वाली है। टोटल कितने? 3 करोड़ मिलके ही देगी, अलग अलग नहीं मिलने वाला। और लास्ट प्रिंसिपल दोस्तों जो हमारे पास आता है उसका नाम है मिटिगेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल, मिटिगेशन। मिटिगेशन का प्रिंसिपल क्या आता है? इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद आप आराम से नहीं बैठ सकते कि मैंने तो ले रखी है, फायर लग गई गोडाउन में और आप बैठे हो आराम से, बाहर चेयर बिठा के गाने सुन रहे हैं अपना और रॉकिंग मोड में चल रहा है आपका, क्या? अरे नहीं, हमें क्या दिक्कत है, हमारे पास तो पॉलिसी है, हमें तो मिलेगा क्लेम। इतना आराम परस्ती भी अच्छी नहीं है जीवन के लिए। आपको बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करने पड़ेंगे लॉस को रिड्यूस करने के लिए। आग लगी है तो भैया फायर ब्रिगेड को फोन आप ही करोगे, ठीक है? बेस्ट एफर्ट करोगे उस फायर को कम करने के लिए। यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो आराम से बैठे हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। इतना भी चिल और रिलैक्स होना आपके अगेंस्ट जा सकता है और आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम मिलने वाला नहीं है। तो आपको बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करने पड़ेंगे। आपको अच्छे से अच्छी मिट्टी डालनी पड़ेगी, मिटिगेशन और मिट्टी डालो तो मिट्टी बेस्ट से बेस्ट डालनी पड़ेगी लॉस को रिड्यूस करने के लिए, नहीं तो आपको कोई क्लेम मिलने वाला नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। तो लिखा गया है दिस प्रिंसिपल सेज दैट द इंश्योर्ड मस्ट ट्राई हिज बेस्ट to reduce the loss. He should take some steps to minimize the loss. It is the duty of the insured to act like that his goods are not insured. He must take all the available precaution to minimize the loss. भाई बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करने हैं, आपको ऐसे ही ट्रीट करना है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है ही नहीं बिल्कुल भी। जितनी एफर्ट, जितनी टेंशन तब लोगे ना, इतनी आपको टेंशन लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे ऐसा तो आपको क्लेम मिलने वाला नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं छोटा सा केस स्टडी के रूप में।
Rajiv factory catches fire due to an electric short circuit. However, Rajiv does not take any action to stop the fire. Neither does he call the nearest fire station. Instead, he remains inactive and watch his factory burn, thinking why he should worry when he has taken the fire insurance for the factory. Later on, he is denied any claim of the loss by the insurance company. भाई कहाँ से मिलेगा, इसने कुछ भी नहीं करा. राजीव वेरी बैड. आई डोंट लाइक राजीव बिहेवियर. बिल्कुल भी खाली बैठा था बिल्कुल कि लगती आग लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम बनता है और बाहर में जा जनता. तो राजीव का तो काम ही यही है कि हमने इंश्योरेंस पॉलिसी दे रखी है, हमें कोई चिंता नहीं है बिल्कुल भी. तो कंपनी ने कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं दिया, कोई क्लेम ही नहीं दिया राजीव को. और क्यों नहीं दिया? क्योंकि राजीव ने एक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस को ब्रेक करा है जिसका नाम है मिटिगेशन. इसने कोई एफर्ट नहीं करा लॉस को रिड्यूस करने के लिए, इसको क्लेम मिलने वाला नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे. बोलेंगे नहीं दोस्तों, एक बार आराम से अच्छे से वीडियो को देख के चलेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत अच्छे और लाजवाब बिजनेस स्टडीज के मैटर के लिए दोस्तों आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी ऐप पर. आपको पीडीएफ वर्जन में भी मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर. और आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत शानदार मटेरियल के लिए बिजनेस स्टडीज की हमारी बुक अवेलेबल है, जिसको बाय करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी ऐप पर दोस्तों. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम. गॉड ब्लेस यू.